गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम पे हमने ये देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल था जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेकंड था हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था, फर्स्ट टेक्निक थी बायोटेक्नोलॉजी की, उस टेक्निक का कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट क्या है, उसको क्यों डेवलप किया गया, अब हम उसके बारे में देखते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या देखना है हमको, व्हाट इज द conceptual development of principle of genetic engineering। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्चुअल प्रिंसिपल क्या है, ये क्यों बनाई गई, अब हमें ये देखना है। ठीक, तो होता क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की अपेक्षा अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को, बेनिफिट्स को हमने ज्यादा समझा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, पेरेंट सेल थी, इसी पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन रही थी, सिंगल पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन रही थी। तो इसमें क्या था, सेक्सुअल जो सेक्सुअल सॉरी सिंगल पेरेंट सेल से, ये सिंगल पेरेंट सेल है, सिंगल पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन रही है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम जेनेटिक मटेरियल है, सेम जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज क्या है, ये सिंगल पेरेंट सेल है, सिंगल पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन रही है। जो करेक्ट जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल का होगा वही, क्योंकि सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वही आगे भी ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे क्या था, सेम जेनेटिक मटेरियल था, नो वेरिएशंस, कोई वेरिएशंस नहीं थी। वेरिएशंस क्यों नहीं थी, नो वेरिएशंस इन एसेक्सुअल, दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल टाइप ऑफ। तो नो वेरिएशंस, वेरिएशंस क्यों नहीं थी, क्योंकि सिंगल सेल थी, सिंगल सेल से ही डॉटर सेल्स बन रही थी, वन सिंगल सेल से ही 2 और 4 डॉटर सेल्स बन रही थी। तो वो डॉटर सेल जो जितना भी जेनेटिक मटेरियल सिंगल सेल में होगा, पेरेंट सिंगल सेल में होगा, वही आगे हमारी डॉटर सेल्स में जाएगा। तो सेम जेनेटिक मटेरियल था, जब पेरेंट सेल में जो जितनी भी जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट सेल में है वही डॉटर सेल में जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या है, कोई वेरिएशन नहीं है, ये यहाँ पर सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, इस वजह से यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट सेल होती हैं, फ्यूज होती हैं, जाइगोट बनाती हैं। ये मदर सेल है, ये पेरेंट सेल है, फ्यूज हुई और क्या बनाया, जाइगोट या फिर एम्ब्रियो, जाइगोट बना, जाइगोट से फिर आगे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर क्या होता है, फिर एक एडल्ट बनता है। ठीक, तो ये क्या है, ये सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेम जेनेटिक मटेरियल, देयर आर नो सेम जेनेटिक मटेरियल, पेरेंट सेल का भी जाएगा और मदर सेल का भी जाएगा। कोई सिंगल, जब सिंगल सेल है तो सेम जेनेटिक मटेरियल हमारा आगे बढ़ेगा, बट यहाँ पर क्या है, दो सेल्स है, पेरेंट सेल है, एक सेल आ रही है मदर पेरेंट से, एक आ रही है फादर पेरेंट से। मदर पेरेंट और फादर पेरेंट की सेल फ्यूज होती है, जाइगोट, देन एम्ब्रियो और देन एडल्ट बनता है। तो यहाँ पर क्या है, नो सेम जेनेटिक मटेरियल, कोई जेनेटिक मटेरियल सेम नहीं होता और लॉट्स ऑफ वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं। सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है, लॉट्स ऑफ वेरिएशंस होती हैं, और ये वेरिएशंस क्या होती हैं, ये वेरिएशंस आगे जाती हैं और एक एडवांस जनरेशन को ग्रो करती हैं। वेरिएशंस धीमे 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 बढ़ती जाएंगी, फर्स्ट जनरेशन में कुछ आएंगी, कुछ सेकंड में आएंगी, कुछ थर्ड में आएंगी। जनरेशंस, ये वेरिएशंस क्या होंगी, ये वेरिएशंस इंक्रीज करेंगी और एक एडवांस जनरेशन ग्रो करेंगी। तो सेक्सुअल में क्या है, एक एडवांस जनरेशन ग्रो करती है, लॉट्स ऑफ, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ वेरिएशंस, बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर नो वेरिएशंस बिकॉज ऑफ द सिंगल सेल ऑफ पेरेंट। पेरेंट की एक सिंगल सेल होती है, उस सिंगल सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं, देयर आर सेम जेनेटिक मटेरियल एंड नो वेरिएशन, but the sexual type of reproduction there are two types of parent cell, one from mother and one from father. They both cells are fused together and they make a zygote, then embryo and adult. So there are two type of genetic material जो हमारे zygote
फ्रॉम मदर पेरेंट ऑफ और फादर पेरेंट। जाइगोट में गया, जाइगोट से एम्ब्रियो और एडल्ट। तो जो वेरिएशंस जाइगोट में है, एम्ब्रियो एडल्ट, ये क्या होगा, लॉट्स ऑफ वेरिएशंस आएंगी, एक जनरेशन फिर दूसरी फिर नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे वेरिएशंस आती जाएंगी और एक एडवांस जनरेशन हमारी ग्रो करेगी। तो क्या होता है, जेनेटिक सेटअप की यूनिक कॉम्बिनेशन बनाने में वेरिएशंस के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में अपॉर्चुनिटी होती है। वेरिएशंस बनाने में सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस के पास में अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें। वेरिएशंस की अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिलेंगी, सेक्सुअल टाइप में। एसेक्सुअल में तो नहीं मिल रही है ना बिकॉज ऑफ सिंगल सेल, लेकिन वेरिएशंस की अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिलेगी, जब हम जेनेटिक सेटअप बिठाएंगे तो वेरिएशंस की अपॉर्चुनिटी हमें सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में मिलने वाली है। इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशंस के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। ये वेरिएशंस क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ जनरेशंस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रिजर्व रहती है। जो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है बेटा वो प्रिजर्व होती है। प्रिजर्व क्यों होती है, क्योंकि सेम जेनेटिक मटेरियल आगे बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ सिंगल सेल। जो जेनेटिक मटेरियल सिंगल सेल में होगा, एक ही सेल पार्टिसिपेट कर रही है, देयर आर वन सेल पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, तो जो जितना भी जेनेटिक मटेरियल उस सिंगल सेल के पास होगा वही जेनेटिक मटेरियल आगे की जनरेशंस में जाएगा। तो वो जो मदर पेरेंट का जो पेरेंट सेल का जेनेटिक मटेरियल है वो आगे आने वाली जनरेशंस में वही सेम मटेरियल प्रिजर्व होता रहेगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, प्रिजर्व होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में वेरिएशंस को परमिट किया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशंस परमिट होती हैं। ठीक, प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग के यूज में होने वाली ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स के थ्रू डिजायर्ड जीन के साथ साथ कुछ अनडिजायरेबल जीन्स भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं और मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। तो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, कुछ डिजायर्ड जीन होते हैं। ठीक, कुछ जीन्स हैं जो डिजायर्ड है, लेकिन कुछ जो है वो अनडिजायरेबल जीन्स का इंक्लूजन होता है इन सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, कुछ तो होते हैं डिजायर्ड जीन्स और कुछ होते हैं अनडिजायर्ड जीन। इन दोनों का इंक्लूजन होता है इन सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जो डिजायरेबल जीन है उनकी तो नीड है, पर जो अनडिजायरेबल जीन है इनकी हमें कोई नीड नहीं। तो इन सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन अनडिजायर्ड जीन्स को रिमूव करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक बनाई गई है। ये है कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट। क्यों बनाई गई है, इन अनडिजायरेबल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर सम डिजायर्ड जीन एंड अनडिजायर्ड जीन। कुछ डिजायर्ड जीन होते हैं और कुछ अनडिजायर्ड जीन होते हैं, जिनमें से डिजायर्ड नीड हमारे लिए जरूरत, जिसकी हमें नीड होती है, जो हमारे लिए जरूरी है वो होते हैं। लेकिन अनडिजायर्ड कौन होती है, जिनकी हमें कोई नीड नहीं होती है। जब हमें नीड नहीं है तो इन्हें हमें हटाना है, हम खुद तो नहीं हटा सकते, ना हम जाकर हटाएंगे उसे कि हम गए और हटा लिया, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ये इंटरनल मटेरियल, ये सारा जितनी भी ये जो मैकेनिज्म हो रही है इंटरनल बॉडी में हो रही है, हम जा करके तो नहीं निकाल सकते। इसके लिए कुछ टेक्निक्स बनाई गई, जिनमें बायोटेक्नोलॉजी ने एक बहुत अहम योगदान दिया अगर कहा जाए तो। जेनेटिक इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट इसीलिए किया गया, जो ये अनडिजायरेबल जीन्स होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन अनडिजायरेबल जीन्स को हटाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है। दैट इज द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। देन क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक में जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर का यूज करके रिकॉम्बिनेंट। देन इसके बाद इस अनडिजायरेबल जीन्स को हटाने के बाद जो डीएनए मटेरियल हमें मिलता है, उस डीएनए मटेरियल को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता कैसे है, होता क्या है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के दौरान जो कुछ डिजायर्ड जीन मिले, कुछ अनडिजायर्ड जीन मिले इन डीएनए, तो डिजायर्ड जीन
डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन कौन से जीन्स यूज हो रहे हैं, सॉरी कौन कौन से टूल्स यूज हो रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए। तो इसमें कुछ एंजाइम्स यूज होते हैं। एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, एंजाइम्स अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, लेकिन इन बायोटेक्नोलॉजी कुछ एंजाइम्स हैं जो यूज होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। तो इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। देखिए फर्स्ट होता है लाइसिन एंजाइम। फर्स्ट एंजाइम होता है लाइसिन एंजाइम। लाइसिन एंजाइम क्या होता है, लाइसिन एंजाइम इज यूज फॉर ब्रेकडाउन, यूज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ सेल वॉल, breakdown of cell wall. If there is a cell wall of अगर ये सेल वॉल किसकी है, अगर ये सेल वॉल बनी हुई है मीन्स अगर जो हमारा होस्ट है वो अगर हमें वो लिया है हमने, अगर फंजाई है, ठीक, अगर होस्ट के रूप में हमने क्या लिया है, फंजाई लिया है, तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अगर फंजाई की सेल वॉल है तो किसकी बनी है, वो काइटिन की बनी है, ठीक, काइटिन की बनी है। तो इस काइटिन की सेल वॉल को तोड़ने के लिए काइनेज एंजाइम होगा। अगर प्लांट की सेल वॉल है वो किसकी बनी है, सेल्यूलोज की बनी है, उसके लिए होगा सेल्यूलोज एंजाइम। और अगर एनिमल्स की है, देयर इज नो सेल वॉल इन एनिमल्स, ठीक। तो सबसे पहले होता है फर्स्ट टूल क्या है हमारा, लाइसिन एंजाइम। लाइसिन एंजाइम इज यूज्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ सेल वॉल। होस्ट की सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए हमें किस एंजाइम का यूज करना है, कुछ लाइसिन एंजाइम है। अगर काइटिन की बनी है तो काइनेज एंजाइम हो जाएगा, सेल्यूलोज की बनी है तो सेल्यूलोज एंजाइम होगा। इस तरह से क्या है, सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज होते हैं कुछ लाइसिन एंजाइम। कंबाइंड फॉर्म में है ये लाइसिन एंजाइम। सेकंड है हमारे क्लीविंग एंजाइम। सेकंड है हमारे क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम्स का यूज क्यों करते हैं, क्लीविंग एंजाइम्स का यूज करते हैं डीएनए को कट करने के लिए। जो हमें पढ़ना है ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम क्या होते हैं, डीएनए को कट करने के लिए बनाए जाते हैं, फॉर द कटिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। There are two types of cleaving enzyme. The first is endonuclease and second is exonuclease. The one is endonuclease enzyme and the second is exonuclease enzyme. ठीक। और थर्ड हमारा होता है लाइगेज एंजाइम। फर्स्ट हो गया लाइसिन एंजाइम फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ सेल वॉल, फिर है क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर द कटिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड एंड द लास्ट वन इज लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम का यूज क्यों करते हैं, थर्ड होता है हमारा लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम इज यूज्ड फॉर द joining of DNA strand, for the joining of DNA strand। ठीक, जिसमें से लाइसिन एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कोई, बट जो क्लीविंग एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि एंडोन्यूक्लियस क्या करता है और एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है। एंडोन्यूक्लियस डीएनए के स्ट्रैंड को कहां से कट करता है और एक्सोन्यूक्लियस कहां से कट करता है। तो जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ये कट करता है डीएनए की स्ट्रैंड को बीच से, फ्रॉम द स्पेसिफिक पोर्शन। क्या करता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम
दिया गया है पैलिंड्रोम सिंड्रोम्स, सॉरी पैलिंड्रोम सीक्वेंस, पैलिंड्रोम सीक्वेंस। अभी हम आगे एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस से हमारे डीएनए के स्ट्रैंड को कट करता है एक स्पेसिफिक पोर्शन से, जहां पर उसको पैलिंड्रोम सीक्वेंस मिलेगा वहां पर जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के स्ट्रैंड को कट कर देगा, बट ये कभी भी स्ट्रेट कट नहीं करता है। पैलिंड्रोम क्या करता है, सॉरी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, कभी भी डीएनए की स्ट्रैंड को सिंगल कट नहीं करता है। कट कैसे करता है, देखिए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए डीएनए की स्ट्रैंड है, ये डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक, ये 3 एंड, ये 5 एंड 3। ये हमने क्या किया है, इसको खोल के रखा है, मतलब इसको सीधा करके रखा है। स्पाइरल फॉर्म होता है ना, स्पाइरल नहीं है, इसको हमने स्ट्रेट कर लिया है। जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा तो डीएनए की स्ट्रैंड को कैसे कट करेगा, ये नीचे की स्ट्रैंड है, ये 3 एंड है और ये 5 एंड है, ये 5 एंड है, ये 3 एंड है, ये 5 है, देन ये 3 है, 3 वेट, ये 5 है, ये 5 है और ये 3। ये इसने ऐसे कट किया, कभी भी ये सीधा कट नहीं करेगा, ये कट कैसा करता है, ऐसे और ऐसे कट करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कभी भी डीएनए के स्ट्रैंड को स्ट्रेट कट नहीं करेगा। पैलिंड्रोम सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जहां पर जो आपने बेसिस पढ़े थे, बेसिस जिस सीक्वेंस पे लगे होते हैं, आपने पढ़े थे बेसिस, हम नाइट्रोजनस बेसिस जो डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर फिल होते थे, वो बेसिस हमने पढ़े थे। तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है, उन्हीं बेसिस को पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। एंजाइम कट करने से पहले सीक्वेंस मैच करता है कि क्या हम कट करेंगे तो सीक्वेंस मैच हो पाएंगे। इफ द सीक्वेंस इज मैचिंग आफ्टर द कटिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, तब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट मारता है, लेकिन वो कभी भी स्ट्रेट कट नहीं करता है, हमेशा वो पैलिंड्रोम सीक्वेंस में कट करता है। ये काम करता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कट करता है बेटा किसी भी डीएनए स्ट्रैंड को फॉर द टर्मिनल एंड, इन द टर्मिनल एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड के जो टर्मिनल एंड्स होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस कहां पे काम करता है, इन द टर्मिनल एंड ऑफ डीएनए, टर्मिनल एंड्स ऑफ डीएनए। मान लीजिए डीएनए की स्ट्रैंड है, ये इसका 3 एंड है, ये 5 एंड है, ये 5 है एंड ये 3 है। जब एंडोन्यूक्लियस कट करेगा तो कट कैसे करेगा, स्ट्रैंड पे कट कर देगा। ये कट करता है इस तरह से, टर्मिनल एंड्स पर कट करता है एक्सोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस कहां कट करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहां कट मारता है, पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस में कट करता है। जब उसको नाइट्रोजनस बेसिस के आफ्टर कटिंग नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस अगर उसको मिलेंगे तब वो कट लगाता है, पर कभी स्ट्रेट कट नहीं लगाता, हमेशा जेड फॉर्म में कट लगाता है। कौन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, टर्मिनल एंड्स को कट करता है, डीएनए के टर्मिनल एंड्स को कट करता है। तो ये था बेटा आपका एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस, डीएनए को कटिंग कैसे कर रहे हैं एंजाइम। और आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि डीएनए की स्ट्रैंड को कट करने के बाद में उसको लाइगेज एंजाइम ज्वाइन कैसे करता है, ज्वाइनिंग कैसे करता है।
ज्वाइनिंग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू।